हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। मैं आप सभी का वापस से स्वागत करता हूं हमारे पावर प्लांट के सेशन में, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, दैट इज और गैस पावर साइकिल। गैस पावर साइकिल में हम डील कर चुके थे कि हमारी जो ओपन साइकिल होती है वो कैसे वर्क करती है, जो आपकी क्लोज्ड साइकिल होती है वो कैसे वर्क करती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और हम वर्क को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके जो कंप्रेशर का जो वर्क होता है उसको डिक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बात की थी। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था। सेम इसी पॉइंट पर हमने लास्ट क्लास को होल्ड किया था। इन दिस सेशन अब हम डील करने वाले हैं हमारे क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल के एनालिसिस में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो कंबशन चैम्बर होता है आपके ओपन साइकिल में, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द हीट एक्सचेंजर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप यहाँ पर लो क्वालिटी फ्यूल यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके फ्यूल का और आपके वर्किंग फ्लूइड का मिक्सिंग नहीं है। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ बताया था कि हम यहाँ पर इंटरकूलर यूज में लेंगे। तो देखो, अगर हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा रहे हैं तो आप खुद सोचिए, एज कंपेयर टू द ओपन साइकिल इसका वेट इंक्रीज होगा या नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर इंटरकूलर लगा रहे हैं एज कंपेयर टू द ओपन साइकिल, यहाँ पर एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, and because of this extra component the weight of the closed Brayton cycle will be more as compared to the open cycle। क्लियर है? बिल्कुल से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक मैंने आपको यहाँ पर एक लिखा भी था, वर्क नेट क्या होता है, वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क से। तो एनालिसिस हम करने वाले हैं और यहाँ से हम एफिशिएंसी निकालने वाले हैं ब्रेटन साइकिल की, और विद ऑल एजम्पशंस। तो अगर हम ऑल एजम्पशंस को कंसिडर करते हुए ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी निकालेंगे, उसे हम कहेंगे आइडियल एफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि हमने जो भी लॉसेस हो रहे थे उनको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। नाउ कम टू द पॉइंट, काफी इजी है। अब ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 कहाँ कहाँ है, बस सिर्फ इसी का यूज है। टेम्परेचर पर हम मेनली फोकस्ड रहेंगे। विद टेम्परेचर हम एंथैल्पी पर जा सकते हैं, सीपी वाले फॉर्मूले से, सीपीटी। अब देखिए नेटवर्क पर मैं आता हूं कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज द डिफरेंस बिटवीन द टरबाइन वर्क एंड द कंप्रेशर वर्क। मतलब आपका टरबाइन कुछ वर्क प्रोड्यूस कर रहा था और कंप्रेशर उसका कुछ कंज्यूम कर रहा था, कितना बचा उसे हम कहते हैं नेटवर्क। उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। बेहद ही सिंपल है। देखिए टरबाइन वर्क कहां कर रहा है? 3 और 4 के बीच में। तो देखिए ये किसके इक्वल होगा? m.cp T3 माइनस T4, T3 माइनस T4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस WC कहां वर्क कर रहा है? 1 और 2 के बीच में कर रहा है। तो ध्यान रखना, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है। तो ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा? 2 वाला। सो दिस विल बी इक्वल्स टू m.cp। cp का मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ये एंथैल्पी वाला फंडा हम यूज कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इसलिए सीपी लगा रहा हूं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर प्रेशर कैसे कांस्टेंट है? अरे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो देखो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक हिंट और मैंने आपको दिया था, हीट एक्सचेंजर और इंटरकूलर में कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है। तो देखिए यहां पर हीट की सप्लाई ऊपर डॉट लगा रहा हूं, ये पर यूनिट टाइम है, ठीक है। तो हीट सप्लाइड पर यूनिट टाइम, दिस विल बी इक्वल्स टू कहां हो रही है सर? 3 और 2 के बीच में हो रही है। तो हीट की सप्लाई होगी तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा? 3 ज्यादा होगा या 2? सर 3 ज्यादा होगा ना, क्योंकि हीट सप्लाई करने से 2 वाले टेम्परेचर इंक्रीज होगा और 3 तक पहुंच जाएगा। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू m.cp अगेन T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। बस ये दो ही है। अगर आपको ये दो पता लग जाते ना, पूरी की पूरी पावर प्लांट में ऐसा ही चलेगा, पूरी की पूरी पावर प्लांट में ऐसे ही चलेगा। सिर्फ पॉइंट देखो कहां से कहां कौन सा कंपोनेंट है, एंथैल्पी वाला फंडा लगा दो। एंथैल्पी लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा। और खास बात यहाँ पे ये है कि ये जो सभी एंथैल्पी है ये सुपर हीटेड रीजन वाली है। आपको ना एक्स की जरूरत है ना आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन की जरूरत है। सो दिस इज द नेट वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो दिस इज द हीट सप्लाइड। अब मैं पर यूनिट टाइम बार बार नहीं बोलूंगा, ऊपर अगर कहीं डॉट लगाना भूल जाऊं तो आप कंसीडर कर लेना वो डॉट ही है, लेकिन एम के ऊपर तो डॉट हमेशा लगा ही लगा, आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी आइडियल एफिशिएंसी की। आइडियल एफिशिएंसी क्या होता है? आइडियल एफिशिएंसी वो एफिशिएंसी होती है जिनमें हम सारी की सारी एजम्पशंस को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? सभी की सभी एजम्पशंस को हम कंसीडर करते हैं, एंड दिस ईटा आइडियल will be equals to what? Net work done
नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, एंड व्हाट इज द नेट वर्क डन? W dot T minus W dot C. So this is equals to what? WT minus WC. पावर होता तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं थी. So divide by Q dot S. सारी वैल्यूज है हमारे पास. WT minus WC अभी निकाला, Q dot S अभी निकाला, बस पुट कर दो. ईटा आइडियल किसके इक्वल होगा? ईटा आइडियल विल बी इक्वल्स टू WT minus WC. तो वैल्यूज रखो. M dot CP T3 minus T4 minus M dot Cp T2 minus T1 divide by Q dot S, that is M dot Cp T3 minus T2, T3 minus T2. ये चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए, ये चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए. आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. अब ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला भूल जाते हो, आपको ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? ये वाली चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही इजी है. ठीक है, अब देखो एक चीज मैं और आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि इसमें वर्किंग फ्लूइड थ्रू आउट द साइकिल, हर साइकिल में सेम रहता है, लेकिन कभी कभी क्या, थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद हम थोड़ा सा वर्किंग फ्लूइड अच्छे वाला अंदर डाल देते हैं और थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं. थोड़ा सा क्या निकाल देते हैं? बाहर निकाल देते हैं. साथ ही साथ और क्या हो सकता है बता देता हूँ. और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हम अच्छा वर्किंग फ्लूइड यूज में ले लें. हम क्या करें? अच्छा वर्किंग फ्लूइड यूज में ले लें जिसकी गामा ज़्यादा हो, जिसका क्वालिटी जो इंडेक्स है, दैट इज द रेशियो ऑफ द Cp एंड Cv, वो अच्छा हो. तो हम यहाँ पर बेटर क्वालिटी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? क्लोज्ड है. हम यहाँ पर गैसेस को यूज कर सकते हैं, हीलियम गैस को हम यूज में ले सकते हैं. दैट इज द बेनिफिट ऑफ द क्लोज्ड गैस पावर साइकिल, दैट इज द क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल. ठीक है, तो हम जरूरी नहीं है कि एक ही फ्यूल को हम 10 सालों तक यूज कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा कंसिडर मत कर लेना. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कंसिडर कर लेते हैं, अरे बीच में थोड़ा सा अच्छा वर्किंग फ्लूइड ले लेंगे और थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे, ये कर सकते हैं. दूसरा हम क्या कर सकते हैं? एयर की जगह, अभी तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ? एयर की जगह मैं हीलियम गैस को भी यूज में ले सकता हूँ. हीलियम गैस को अगर मैं यूज में लूंगा तो मुझे बेटर एफिशिएंसी मिलेगी. अब आ जाओ यहीं पर हमारा फोकस यहीं है. अब देखो M डॉट Cp, M डॉट Cp, M डॉट Cp, Cp गए, M भी गए. अब बचा क्या यहाँ पर? T3 माइनस T4, यहाँ क्या बचा? T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2. तरीका बता रहा हूँ. नीचे क्या है? T3 माइनस T2, तो ऊपर ऐसा कुछ जुगाड़ लगाइए कि यहाँ पर आ जाए T3 माइनस T2. क्या आ जाए? T3 माइनस T2. तो लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो T3 माइनस T2, सो दिस इज द T3 माइनस ऑफ T2. ये क्या है? माइनस का T4, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का T1 डिवाइड बाय T3 माइनस ऑफ T2, T3 माइनस ऑफ T2. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम नहीं. वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे बता दो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी. जल्दी से बता दो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसकी एफिशिएंसी के फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो. दैट इज आवर मेन एम. अब देखो यहीं से मैं आगे चलता हूं, यहीं से आगे चल रहा हूं मैं. देखो ईटा आइडियल विल बी इक्वल्स टू व्हाट? यहां लिखते हैं T3 माइनस T2, सो T3 माइनस T2, माइनस कॉमन ले लिया. T4 माइनस T1, सो T4 माइनस T1, तो माइनस 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 प्लस. ठीक है, नीचे आ जाएगा T3 माइनस T2, सो दिस इज द T3 माइनस T2. बस अब आने वाला है फॉर्मूला ईटा आइडियल. ठीक है, सो ईटा आइडियल विल बी इक्वल्स टू, इसके नीचे इसके ले जाओ, इसके नीचे इसको ले जाओ. सो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाय T3 माइनस T2 डिवाइड बाय T3 माइनस T2. आ रहा है कुछ? बिल्कुल सर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो ऊपर वाले से T1 बाहर निकालो, नीचे वाले से T2 बाहर निकालो, कॉमन लो. सो ईटा आइडियल विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस, ऊपर से क्या बाहर निकाला? T1, नीचे से क्या बाहर निकाला? T2. ये निकालना पड़ेगा. ऊपर क्या बचेगा? T4 डिवाइड बाई T1 माइनस ऑफ 1
डिवाइड बाय T3 डिवाइड बाय T2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब देखो यहाँ आओ एक बार, यहाँ आओ, 4 और 1, 3 और 2, यहाँ प्रोसेस है 2। इन दोनों प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपका एडियाबेटिक वाला जो हमने लो यूज किया था उसको अप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं, चलो पहले T1 डिवाइड बाई T2। व्हाट इज T1 डिवाइड बाई T2? T1 डिवाइड बाई T2 क्या होगा, P1 डिवाइड बाई P2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब देखो 3 और 4 है तो लेके आओ 3 और 4, तो T3 डिवाइड बाई T4 इज इक्वल्स टू P3 डिवाइड बाई P4 रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा, रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कहां हो रहा था, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कहां हो रहा था, तो देखो हीट एडिशन की बात करता हूं। हीट एडिशन आपके प्रोसेस हो रहा था, किस प्रोसेस में हो रहा था सर, जो हीट एडिशन प्रोसेस हो रहा था 1 to 2, 2 से क्या हो रहा था 3 में हो रहा था, 1 से 2 और 2 से क्या हो रहा था 3 में हो रहा था, तो विच मीन्स P2 इज इक्वल्स टू P3। 1 to 2 कंप्रेशन, 2 to 3 हीट एडिशन, तो P2 इज इक्वल्स टू P3। हीट रिजेक्शन कहां हो रहा था, जल्दी से बताओ सर, हीट रिजेक्शन हो रहा था 4 to 1। हीट रिजेक्शन क्या हो रहा था 4 to 1, तो P4 इज इक्वल्स टू P1। P4 इज इक्वल्स टू P1, तो ऐसा लिख लो P1 इज इक्वल्स टू P4, P1 इज इक्वल्स टू P4। अब देखो इन्हीं दोनों से P1 डिवाइड बाय P2, तो P1 किसके इक्वल है P4 के, सो P4 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा P2 किसके इक्वल है P3 की। घुस रहा है ना दिमाग में, देखो P1 डिवाइड बाय P2, P1 डिवाइड बाय P2 किसके इक्वल है T1 डिवाइड बाय T2 रेज टू पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो देखो T1 डिवाइड बाय T2 रेज टू पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 विच विल बी इक्वल्स टू P4 डिवाइड बाय P3। ये तो P3 डिवाइड बाय P4 है, पूछ रहा है P4 डिवाइड बाय P3 विल बी इक्वल्स टू T4 डिवाइड बाय T3, सो इट विल बी इक्वल्स टू T4 डिवाइड बाय T3 रेज टू पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। कोई संदेह नहीं सर, ये कैंसिल आउट हो गया सर। सो T1 डिवाइड बाय T2 इक्वल्स टू T4 डिवाइड बाय T3। देखो यहां से अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आने वाला है, T1 डिवाइड बाय T2 इक्वल्स टू T4 डिवाइड बाय T3। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहां से एक मैं बहुत ही अच्छा रिलेशन निकालने वाला हूं, याद रखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो T1 T3 इक्वल्स टू T2 T4, देखो T1 T3 इक्वल्स टू T2 T4, T1 T3 इज इक्वल्स टू T2 T4, मतलब मल्टीपल ऑफ ओड इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ इवन। 1 into 3 इज इक्वल्स टू 2 into 4। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, इजी है। अब देखो हमें कहां रिलेशन निकालना है, T4 T1 का T3 T2 के साथ निकाल सकते हो, T4 T1 का T3 T2 के साथ बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां देखो T1 डिवाइड बाय T2, T1 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल्स टू T4 डिवाइड बाय T3। जल्दी से रिलेशन निकालो और एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से निकालो रिलेशन, जल्दी से रिलेशन निकालो और बताओ एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है। कब से यही कह रहा हूं, निकाल ही नहीं रहे आप लोग। देखो T1 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल्स टू T4 डिवाइड बाय T3। अब T4 डिवाइड बाय T1 क्या होगा सर, T4 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल्स टू T3 डिवाइड बाय T2। दोनों में से 1 माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर। T4 डिवाइड बाय T1 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू T3 डिवाइड बाय T2 माइनस ऑफ 1। T4 डिवाइड बाय T1 माइनस 1 डिवाइड बाय T3 डिवाइड बाय T2 माइनस 1। T3 डिवाइड बाय T2 माइनस 1 आपस में इक्वल है, दे विल बी कैंसल्ड आउट विद ईच अदर एंड दिस ईटा आइडियल
विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 माइनस T1 डिवाइड बाई T2, 1 माइनस T1 डिवाइड बाई T2। यहाँ तक एक प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसा फॉर्मूला आप कई जगह देखते हो, ऐसा फॉर्मूला आप ऑटो साइकिल में भी देख लेते हो। किसमें देख लेते हो? ऑटो साइकिल में। ऐसा फॉर्मूला आप कार्नोट साइकिल में भी देख लेते हो। किसमें देख लेते हो? कार्नोट साइकिल में। 1 माइनस TL डिवाइड बाई TH, 1 माइनस TL डिवाइड बाई TH। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। T1 डिवाइड बाई T2, T1 डिवाइड बाई T2 किसके इक्वल है? देखो उधर सर, दिस T1 यहां लिखता हूं डिवाइड बाई T2 इज इक्वल्स टू P1 डिवाइड बाई P2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा। वी नो दैट P2 विल बी मोर देन P1, कंप्रेशन प्रोसेस है, एंड द रेशियो ऑफ P2 डिवाइड बाई P1 इज टर्म्ड एज ए प्रेशर रेशियो, नॉट कंप्रेशन रेशियो। ये क्या है भाई आपका? ये है आपका प्रेशर रेशियो, कंप्रेशन रेशियो नहीं है। कौन सा रेशियो है? कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो नहीं है, ऐसे लिख के काटना। ये क्या है आपका? प्रेशर रेशियो। क्यों? क्योंकि जो भी आप गलती करते हो ना, उसको अपने साथ में रखो। जो भी आप गलती कर सकते हो उसको अपने सामने रखो, ताकि आपको पता रहे कि ये कंप्रेशन रेशियो नहीं है। क्या है ये? प्रेशर रेशियो। सो दिस T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाई P1 विच इज प्रेशर रेशियो गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा। So this T2 divided by T1 will be equals to what? RP raised to power gamma minus 1 divided by gamma। यहाँ अगर मैं वो फॉर्मूला रखता हूँ तो ये ईटा आइडियल किसके इक्वल हो जाएगा? दिस ईटा आइडियल विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस, यहाँ रखो, P1 डिवाइड बाई P2 रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई RP होल टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आइडियल एफिशिएंसी। ये किसका फॉर्मूला है? आइडियल एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? आइडियल एफिशिएंसी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये एग्जामिनेशन पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक बिल्कुल आपकी चीज़ समझ आ चुकी होगी। डेरिवेशन काफ़ी ईजी है, नेट वर्क डन डिवाइड बाई हीट सप्लाइड, और उसके बाद आपको ये मिलेगा 1 माइनस T1 डिवाइड बाई T2। व्हाट इज T1? T1 is the inlet temperature of the working fluid at the compressor and T2 is the exit temperature of the working fluid at the compressor. So T1 and T2। ईटा आइडियल किस पर डिपेंड करती है? सर T1 टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, T2 टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहाँ से देखने पर अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सर ईटा आइडियल किस पर डिपेंड करती है? सर ईटा आइडियल आपके प्रेशर रेशियो और आपके एडियाबैटिक इंडेक्स पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? प्रेशर रेशियो और एडियाबैटिक इंडेक्स। तो यहाँ तक आपका जो एफिशिएंसी का जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट होता है। अब हम इस पर क्या करने वाले हैं? थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करने से क्या होता है और एडियाबैटिक को इंक्रीज करने से क्या होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स को, गामा को इंक्रीज करने से क्या होता है। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट point, that is the effect of pressure ratio, that is the RP and gamma, that is the adiabatic index on efficiency on eta ideal. So this is the next topic. सो गाइस, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आने पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इसका डायग्राम। कभी भी अगर प्रेशर रेशियो का या एडियाबैटिक इंडेक्स को चेंज करने पर एफिशिएंसी पर अगर इफेक्ट पूछे तो हमें सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा इसका टीएस डायग्राम। तो देखिए इसका टीएस डायग्राम आपको कैसा नज़र आता है। तो जैसे ही मैं टीएस डायग्राम ड्रॉ करूँगा तो आपको पता भी चलेगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मेरा मेन फोकस हमेशा मिस्टेक्स पर ही होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम मिस्टेक्स का पता लगा लेंगे तो हम मिस्टेक्स आगे नहीं करेंगे। तो ये मेरा मेन फोकस होता है ताकि जो गलतियां हो सकती है वो गलतियां आप अवॉइड करें आपके एग्जामिनेशन में। तो देखिए यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 प्रेशर लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दीज आर द 2 प्रेशर लाइंस। सो दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन। ये तो काफ़ी नीचे हो गया।
सो ये हो जाएगा आपका पहली प्रेशर लाइन, और यहाँ से ले लेते हैं। सो दिस विल बी द नेक्स्ट प्रेशर लाइन। सो दिस इज द प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम टू द ओरिजिनल साइकिल। पहले इफेक्ट पर जाने से पहले हम पहले ओरिजिनल डायग्राम बनाते हैं, उस पर एनालिसिस करेंगे कि अगर हम प्रेशर रेशियो इंक्रीज करें या एडियाबेटिक को इंक्रीज करें इंडेक्स को तो क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। ये है आपका कंप्रेशन प्रोसेस। सो दिस इज द 1, दिस इज द 2, और ये है आपका एक्सपेंशन प्रोसेस। सो दिस इज द 3 पॉइंट एंड दिस इज द 4 पॉइंट। अब मैं यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, और वो छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। देखो, कभी भी एनालिसिस करना हो तो हमेशा मिनिमम टेम्परेचर, सो दिस इज द T1 विच इज इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू T मिनिमम, और जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है दैट इज द T3 जिस पर आपने कंपोनेंट्स को डिजाइन किया। सो दिस इज द T3 जिसे मैं क्या कहता हूं T मैक्सिमम फॉर दिस कंडीशन। ये कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए, ये कभी भी चेंज नहीं होने चाहिए, वरना कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप ऐसा कीजिए, इसको प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए और करते रहिए, बस करते रहिए, और उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे पहुँच जाएंगे और फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। दैट इज रॉन्ग। कभी भी आप यहाँ से 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश, कभी भी आप यहाँ मत आ जाना, दैट इज रॉन्ग। यहाँ गलती हो सकती है। कभी भी एनालिसिस करते समय T3 की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। T3 की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या आपका जो एनालिसिस होगा वो क्या हो जाएगा, गलत एनालिसिस हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा कोशिश क्या करेंगे, एनालिसिस करने से पहले और एनालिसिस करने के बाद जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है ये उसी की रेंज में रहे, इनमें कोई भी बदलाव ना आए। तो हम क्या करेंगे, एनालिसिस अच्छे तरीके से करेंगे, और वो करेंगे हम कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम इंक्रीज करते हैं हमारा प्रेशर रेशियो कुछ इस तरीके से कि हमारा जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उस पर कोई भी इफेक्ट ना आए। मतलब हम पहुंचे 2 डैश 3 डैश और 4 डैश पर, कभी भी हम 3 डबल डैश या 4 डबल डैश पर ना पहुंचे। तो हमारा जो एक्चुअल डायग्राम होगा वो क्या होगा, ये ब्लू वाला। कौन से वाला, ब्लू। ये रेड वाला मत करना, क्योंकि हम T3 को भी पार कर जाएंगे और हम नहीं चाहते हैं कि हम T3 को पार करें, हम नहीं चाहते हैं हम T3 को क्या करें, पार करें, ठीक है। अब देखो, आओ इधर, पहला इफेक्ट हम देखते हैं हम हमारे प्रेशर रेशियो का। तो पहला इफेक्ट डालिए, अगर हम प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। व्हाट इज द प्रेशर रेशियो, जल्दी से बताओ सर। दिस प्रेशर रेशियो इज इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय P1 विच इज इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाय T1 रेज टू पावर गामा अपॉन गामा -1। अब देखिए T1 तो फिक्स है, तो प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करने के लिए T2 को बढ़ाना पड़ेगा, तो T2 को हमने बढ़ा दिया, और इतना भी नहीं बढ़ाया कि हमारा 3 ऊपर पहुंच जाए, हमारा 3 ऊपर पहुंच जाए। कभी भी एनालिसिस करना हो तो एक फॉर्मूला लिखिए, eta इज इक्वल्स टू 1 माइनस T मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन डिवाइड बाय Tm विच इज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। सो ये क्या है, लिखो, मीन टेम्परेचर of heat addition, mean temperature of heat addition, and what is this, this is the not heat addition, it is rejection, sorry. So this is for the rejection, and this is the mean temperature of heat addition, this is the mean temperature of heat addition। mean क्यों लिया, mean इसलिए लिया क्योंकि देखो eta कार्नोट क्या होता है, 1 minus TL डिवाइड बाई TH, these both are the constant, बट TL क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर हीट हम रिजेक्ट कर रहे हैं, TH क्या होता है, जिस टेम्परेचर से हम हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, these both are the constant, बट इन दिस केस जिस टेम्परेचर पर हम हीट का एडिशन कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पर हम हीट का रिजेक्शन कर रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है,
उसकी जगह प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट नहीं है तो हम कैसे एनालिसिस करें? तो हम क्या करते हैं, जिन टेम्परेचर्स के बीच में हीट का एडिशन हो रहा है उसका मीन टेम्परेचर कंसीडर कर देते हैं, एवरेज। जिस टेम्परेचर के बीच में हीट का रिजेक्शन हो रहा है उसका मीन टेम्परेचर कंसीडर कर देते हैं, दैट इज द एवरेज। मतलब एवरेज टेम्परेचर को कंसीडर करते हुए मैं क्या कर सकता हूं, आसानी से एनालिसिस कर सकता हूं। आसानी से क्या कर सकता हूं, एनालिसिस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं एनालिसिस करता हूं, बेहद ही सिंपल है। बिफोर इंक्रीज इन आरपी, मतलब 1 2 3 4, what is the mean temperature of heat addition? मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, किस टेम्परेचर के बीच में हीट का एडिशन हो रहा है, जल्दी से बताओ। 2 और 3, बिफोर प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करने से पहले, बिफोर इंक्रीज इन द प्रेशर रेशियो, 2 और 3 के बीच में आप क्या कर रहे हो, हीट को ऐड कर रहे हो। तो यहां मीन टेम्परेचर क्या होगा, T2 प्लस T3 डिवाइड बाई 2। T3 क्या है, जल्दी से बताओ सर। T3 तो है T मैक्सिमम, जो कि हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, कभी नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा, T2। देख लो कौन बदल रहा है, T2 ही बदल रहा है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहां पर देखूं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, बिल्कुल सर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां कहां रिजेक्ट हो रही है सर, 1 और 4 के बीच में रिजेक्ट हो रही है। सो इट विल बी इक्वल्स टू क्या, T4 प्लस T1 डिवाइड बाई 2। T4 प्लस T1 डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीजें समझ आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। T1 क्या है, मिनिमम टेम्परेचर जिसे हमें नहीं बदलना। कौन बदल रहा है, 4। देख लो 4 बदला है, पहले यहां था अब यहां पहुंच गया। तो T1 क्या है सर, जो आपका T1 है इट इज द T मिनिमम, और ये क्या है, कांस्टेंट है। T1 चेंज नहीं होगा, T4 चेंज होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आफ्टर इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो, कौन से रास्ते से होते हुए जा रहे हो, 1 से 2 डैश जा रहे हैं, 3 डैश जा रहे हैं, 4 डैश जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना T3 डैश और T3 इक्वल है, क्योंकि इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। क्लियर है, बिल्कुल। यहां देखो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन डैश, दैट विल बी इक्वल्स टू T2 डैश प्लस T3 डैश डिवाइड बाई 2। T2 डैश प्लस T3 डैश नहीं लगाऊंगा, क्योंकि T3 और T3 डैश आपस में इक्वल है, डिवाइड बाय 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T3 विल रिमेन कांस्टेंट, T2 बढ़ गया ना, T2 यहां था पहले, T2 डैश हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अब देखो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर रेशियो। थोड़ा डेप्थ में एनालिसिस कर रहा हूं, शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, शॉर्टकट भी अभी आने वाला है। ये तो उस कंडीशन के लिए है जब कुछ भी पता ना चले। तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कहां रिजेक्ट हो रही है, 4 और 1 के बीच में। तो पहले 4 यहां था, अब यहां आ चुका है, तो 4 डैश और 1 के बीच में। तो देखो ये क्या होगा, T4 डैश प्लस T1 डिवाइड बाई 2। T1 कांस्टेंट है, T4 डैश अब क्या हुआ है, पहले तो ज्यादा टेम्परेचर पर हीट रिजेक्ट हो रही थी, अब कम टेम्परेचर पर हीट रिजेक्ट हो रही है। तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा, T4 डैश प्लस T1 डिवाइड बाई 2। T4 डैश प्लस T1 डिवाइड बाई 2। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन डैश, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है। अब मुझे बताओ इन दोनों का एवरेज ज्यादा है या इन दोनों का। ये बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम से बता दोगे सर। इन दोनों का टेम्परेचर T2, दिस इज द T2 एंड दिस इज द T3, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो यहां आएगा। सो दिस इज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो यहां पर T2 डैश और T3 डैश, इनका एवरेज कहां आएगा, यहां। सो दिस इज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन डैश।
कौन सा ज्यादा है दोनों में से? ये देखो ना, दोनों का एवरेज कहाँ आएगा? इन दोनों का एवरेज यहाँ बीच में, इन दोनों का एवरेज, ये तो मैंने यहाँ ले लिया, ये लो, इन दोनों का एवरेज कहाँ आएगा? बीच में आएगा। तो ये वाला ज्यादा है या ये वाला? सर ऊपर वाला ज्यादा है। तो मतलब मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन will be increases due to increase in the pressure ratio, due to increase in the pressure ratio। डब्बे में डालो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एफिशिएंसी क्यों इंक्रीज हो जाती है, और स्टेटमेंट में दिया होता है मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन विल बी इंक्रीजेस, मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट रिजेक्शन विल बी डिक्रीजेस, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सिंपल सा है, मीन मतलब एवरेज, दोनों का एवरेज लो, यहां कहीं आओगे, दोनों का एवरेज लो, यहां कहीं आओगे, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब आओ रिजेक्शन वाले पे। रिजेक्शन में देखो, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर रेशियो। मीन निकालना आसान है, देखो इन दोनों का एवरेज लो, फिर इन दोनों का एवरेज लो, ज्यादा किसका आएगा? ज्यादा उसका आएगा ना जिसमें T4 ज्यादा है, ज्यादा उसमें आएगा जिसमें T4 ज्यादा है। एक तो हम ले रहे हैं इन दोनों का एवरेज, ध्यान से देखो, और एक ले रहे हैं हम इन दोनों का एवरेज, तो ज्यादा किसका आएगा? सर ज्यादा आएगा पहले वाले का। तो मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर रेशियो द मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट रिजेक्शन विल बी डिक्रीजेस, सो द मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट रिजेक्शन विल बी डिक्रीजेस। तो ये क्या हो जाएगा? TMR विल बी ग्रेटर देन TMR dash, will be greater than TMR dash। It is very very important concept। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही कंसेप्ट आपका यूज में आने वाला है आपके रैंकाइन साइकिल में भी, क्योंकि वहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, एवापोरेटर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, रीजनरेशन करेंगे तो क्या होगा, रीहीटिंग करेंगे तो क्या होगा। सब जगह सिर्फ यही कंसेप्ट लगने वाला है, मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन एंड मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट रिजेक्शन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मुझे पता है ये डेप्थ एनालिसिस है, थोड़ा सा डीप है, लेकिन फिर भी आई होप आपको ये चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। एक बार और वीडियो को आप वापस देखना तो सब चीजें आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इधर आओ, ईटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन डिवाइड बाय मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। अब देखो, मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर रेशियो, TM डैश ज्यादा है ना, तो मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन विल बी इंक्रीजेस। और इसके इंक्रीज होने से क्या होता है भाई? सर इसके इंक्रीज होने से ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होती है? डिक्रीज। और अगर सर ये वाली वैल्यू डिक्रीज होती है, इन दैट केस एफिशिएंसी विल बी इंक्रीजेस। वेरी गुड सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करने से। बिल्कुल होती है, क्यों ना सर प्रेशर रेशियो को मैक्सिमम कर दे? नहीं कर सकते, बताऊंगा क्यों। अब देखो यहां जाओ, सर आपने तो कहा एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, लेकिन आपने रिजेक्शन वालों को तो कंसिडर नहीं किया, क्यों नहीं किया? अचानक से कर लिया, लो कर लो। Mean temperature of the heat rejection will be decreases. So if mean temperature of heat rejection will be decreases, चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ सेम कलर करता हूँ। Mean temperature of the heat rejection, mean temperature of the heat rejection will be decreases, then this negative value will be automatically decreases. If the negative value will be decreases, then the efficiency will be increases। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। चाहे आप रिजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे आप एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, आपकी एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर रेशियो द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ द क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल विल बी इंक्रीजेस। नाउ कम टू द शॉर्टकट जिसका आपको इंतजार था। शॉर्टकट क्या है? देखो फॉर्मूला याद है? बिल्कुल याद है। क्या होता है? 1 माइनस 1 डिवाइड बाय RP रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा। कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो RP को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? RP को इंक्रीज करेंगे तो 1 बाय RP क्या होगा? जल्दी से बता दो। डिक्रीज। क्या होगा? डिक्रीज। और अगर ये डिक्रीज होगा तो
ये डिक्रीज होगा तो 1 डिवाइड बाय आर पी रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा, वही प्रॉब्लम है, ये भी क्या होगा डिक्रीज। और अगर ये डिक्रीज होगा सो द एफिशिएंसी विल बी ऑल्सो इंक्रीज। सर इतना ही था तो इतनी बड़ी स्टोरी सुनाने की क्या जरूरत थी? सो दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द रैंकाइन साइकिल। ये आपकी रैंकाइन साइकिल की बेसिक फाउंडेशन है, क्योंकि वहां पर ये एनालिसिस यूज में आने वाला है। साथ ही साथ ये एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है कि प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर रेशियो को डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर रेशियो को डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, और वो क्वेश्चन क्या है? when pressure ratio is equals to 1, then what will be the value of ideal efficiency? What will be the value of ideal efficiency? जल्दी से बताओ क्या होगा? What will be the value of ideal efficiency? जल्दी से सबका आंसर आना चाहिए और सही आना चाहिए। अगर गलत आया ना तो देख लेना, अगर गलत आया तो देख लीजिएगा। What will be the effect of the pressure ratio if it is equals to 1 on the ideal efficiency? 1 रख के देखो, ideal efficiency क्या हो जाएगी? 0। ideal efficiency will be equals to what? 0। ideal efficiency क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया था उससे आप मुझे बताइए कि कंप्रेशन वर्क इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कंप्रेशन वर्क विल बी इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर रेशियो। अब आप मुझे बताइए टरबाइन वर्क क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? सर टरबाइन वर्क इज ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर रेशियो। अब मुझे आप बताइए कि नेटवर्क पर क्या इफेक्ट होगा? नेटवर्क पर WT माइनस WC। सर बूथ विल बी इंक्रीजेज, हमें पता ही नहीं कौन कितना इंक्रीज होगा, तो इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार ऑप्शंस मिलता है ना आपको कि कांट प्रेडिक्टेड, ठीक है, तो इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर रेशियो ऑन द नेट वर्क, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि टरबाइन वर्क कितना इंक्रीज हुआ, कंप्रेशन वर्क कितना इंक्रीज हुआ। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब नेक्स्ट इफेक्ट देखिए, नेक्स्ट इफेक्ट है आपका कौन सा? नेक्स्ट इफेक्ट है आपका एडियाबेटिक इंडेक्स का। किसका? एडियाबेटिक इंडेक्स। सो व्हाट इज एडियाबेटिक इंडेक्स? गामा दैट इज इक्वल टू CP अपॉन CV। इसको कैसे इंक्रीज डिक्रीज करते हैं ये आप IC इंजन में पढ़ते हो। R शुड बी रिमेन कांस्टेंट। व्हाट इज R? R इज इक्वल टू CP माइनस CV। तो ये आप IC इंजन में पढ़ोगे कि इसको कैसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। बट यू हैव टू फोकस हियर ओनली इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द गामा देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो गामा क्या होता है? एडियाबेटिक इंडेक्स। एडियाबेटिक इंडेक्स का मतलब है क्वालिटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड। क्वालिटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड। अगर हम एडियाबेटिक इंडेक्स को इंक्रीज करते हैं तो क्वालिटी इंक्रीज होती है। अगर हम एयर यूज कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या कहेंगे? एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो मतलब जितना अच्छा गामा होगा उतनी ज्यादा आपके वर्किंग फ्लूइड की क्वालिटी अच्छी होगी। अब आप समझ गए होंगे, वर्किंग फ्लूइड की अगर क्वालिटी अच्छी है देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द एफिशिएंसी? सर सो एफिशिएंसी विल बी इंक्रीजेड। यहां से भी पता लगा सकते हो कि एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी। यहां से भी पता लगा सकते हो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैसे पता लगाएं? बिल्कुल आसान है, पता लगाने में क्या है? सेम फॉर्मूला है। ठीक है, सेम फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला लें अपने? चलो यहाँ पे नया फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये भी चीजें आपको याद रहेगी, दोनों मिक्स नहीं करोगे आप। ये भी चीजें आपको याद रहेगी, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, वो क्या है आपका? प्रेशर रेशियो इंक्रीज करने वाला है। अब यहाँ देखो गामा को इंक्रीज करना है। सो इफ वी इंक्रीज द गामा, अगर हम किसको इंक्रीज करते हैं? गामा को इंक्रीज करते हैं, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऊपर वाले को कंसीडर करो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ऊपर वाले को कंसीडर करो। तो अगर हम गामा को इंक्रीज करते हैं तो ड्यू टू इंक्रीज इन द गामा देन द वैल्यू ऑफ द गामा माइनस 1 अपॉन में गामा विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अगर ये इंक्रीज होता है देन द वैल्यू ऑफ द RP रेज टू पावर
गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा, व्हाट विल हैपन, आरपी की पावर इंक्रीज हो रही है ना। देखो अगर ये इंक्रीज हो रही है पावर, अगर ये पावर इंक्रीज हो रही है तो इस टोटल वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा सर, इस टोटल वैल्यू पर इफेक्ट होगा कि ये भी इंक्रीज होगी, इस टोटल वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा, ये भी इंक्रीज होगी। और अगर ये इंक्रीज होगी देन ये भी इंक्रीज होगी, देन 1 अपॉन में आर पी रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा, इट विल बी डिक्रीजेस। ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज ही तो होगा। और अगर ये डिक्रीज होगा देन 1 माइनस 1 डिवाइड बाय आर पी रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा। इफ दिस वैल्यू विल बी डिक्रीजेस देन दिस होल वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी सर, ये पूरी की पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी। और अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ईटा आइडियल, ईटा आइडियल पर क्या इफेक्ट होगा सर, ईटा आइडियल पर इफेक्ट होगा दैट वैल्यू विल बी ऑल्सो इंक्रीजेज। मतलब चाहे गामा को इंक्रीज करो चाहे आरपी की वैल्यू को इंक्रीज करो, आपकी जो एफिशिएंसी की वैल्यू है ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो इफेक्ट है ये आपको क्या रखना है, यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और उस ग्राफ में मैं आपको बताऊंगा कि ईटा और आपके आरपी में क्या रिलेशन होता है, ईटा और आरपी में क्या रिलेशन होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, सो दिस इज द ईटा, नीटा बोलो चाहे, सो दिस इज द प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो जब 1 हो तो आइडियल एफिशिएंसी क्या होती है, 0। सो दिस इज द 0, जहां पर आरपी की वैल्यू क्या है, 1। उसके बाद जब हम प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करते हैं देन द एफिशिएंसी विल बी इंक्रीजेस। एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर हमें गामा डालना है, गामा का इफेक्ट भी देखना है। तो गामा इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, गामा को भी हम इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। सपोज यहाँ पर आपका गामा है 1 पॉइंट ले लीजिए आप 33, यहाँ ले लीजिए 1.4 ले लीजिए और यहाँ पर 1.47 ले लीजिए। तो गामा को इंक्रीज करने पर आपकी जो एफिशिएंसी है ये भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। 1.67 लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.67। तो आपको पता होगा किस किस फ्लूइड के लिए क्या क्या वैल्यू है, क्वेश्चंस में हम देख लेंगे। 1.33 किसकी होती है, 1.4 किसकी होती है बताओ, 1.4 एयर की होती है, 1.33 हीलियम की होती है, आर्गन की होती है, सर्च करके बताओ। 1.33 किसकी होती है, 1.67 किसकी होती है। सो दीज आर द क्वालिटी इंडेक्स, ये क्या है आपके क्वालिटी इंडेक्स हैं। तो ग्राफ भी पता चल गया, इफेक्ट भी पता चल गया। तो यहां तक आपका जो बेसिक्स है क्लोज्ड साइकिल का ये कंप्लीट होता है। क्लोज्ड साइकिल का जो बेसिक्स है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि न्यूमेरिकल एनालिसिस इसका कैसा होता है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन यू नीड ए कैलकुलेटर। देखिए क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप भी उस क्वेश्चन को लिखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, ए ब्रेटन, क्वेश्चन है आपका ए ब्रेटन साइकिल हैज ए प्रेशर रेशियो ऑफ 4। ए ब्रेटन साइकिल हैज ए प्रेशर रेशियो, आरपी की वैल्यू दे रखी है, प्रेशर रेशियो ऑफ 4, मतलब 4 दे रखा है आपको आरपी का वैल्यू। तो जैसे ही आरपी का वैल्यू दे रखा है तो आपको पता लगना चाहिए कि आरपी की वैल्यू से हम क्या कर सकते हैं, आरपी की वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ द आइडियल एफिशिएंसी। सो इट इज इक्वल्स टू 4। इनलेट कंडीशन इज 1 bar प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो इनलेट कंडीशन क्या दे रखी है, इनलेट कंडीशन इज 1 bar प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फाइंड द एयर फ्लो रेट, हमें निकालना है एयर फ्लो रेट। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एयर फ्लो रेट। तो एयर फ्लो रेट निकालना है, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर, मास फ्लो रेट ऑफ एयर इन kg per second। एयर फ्लो रेट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, कितना हम वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं ये बता रहा है अब आपको। रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 100 किलोवाट, required for producing 100 kilowatt. So this is the given data. If the maximum temperature of the cycle is 1000 degree Celsius, so the maximum temperature
of a cycle is 1000 degrees Celsius. So it is 1000 degrees Celsius. Assume gamma is equals to 1.4 and Cp is equals to what? 1.0 kilojoule per kg Kelvin. 1.0 किलोजूल पर केजी केल्विन. सो दिस इज द क्वेश्चन. काफी अच्छा क्वेश्चन है और जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है. तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं. व्हाट आर द डाटा गिवन इन दिस क्वेश्चन? सो द फर्स्ट डाटा इज गिवन इज दैट द वैल्यू ऑफ द प्रेशर रेशियो दिस इज इक्वल्स टू 4 and the value of the P1 is equals to what? P1 is equals to 1 bar and the value of the T1 is equals to, if we are using the capital T, then that value of the temperature will be in the Kelvin, and if you use the small t, it will be considered as in degree Celsius. So this value will be 27 degrees Celsius and it will be equals to 300 Kelvin. Find the airflow rate required for the producing the work done. So the work output is given as a 1000 kilowatt. So it is equals to 1000 kilowatt. So it is not 1000 kilowatt, it is 100 kilowatt. It is equals to 100 kilowatt. Okay. So the maximum temperature. So the value of the T3 is equals to 1000 degree Celsius. तो ये 1000 था, मैंने इसको लिख दिया, sorry. And the value of the capital T3 will be equals to 1273 Kelvin. And the value of the gamma in this question is given as a 1.4 and the value of the Cp is equals to 1 kilojoule per kg Kelvin. तो कभी भी क्वेश्चन लिखाओ, अच्छे से डाटा लिखो, फिर क्वेश्चन को सोल्व करो. नाउ कम टू द पॉइंट दैट कि हमें क्या निकालना है? एयर फ्लो रेट निकालना है और हमें यहाँ दे रखी है क्या? पावर दे रखी है कि कितनी पावर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, 100 किलोवाट. सो व्हाट इज द पावर? पावर क्या होता है? पावर होता है मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई विद नेट वर्क डन. Mass flow rate multiply with the net work done. So this is equals to the power. This is equals to power. इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको हम लिख सकते हैं W dot net. क्या लिख सकते हैं? W dot net. मतलब अगर हमें किसी तरीके से W net की वैल्यू मिल जाए तो उससे हम क्या कर सकते हैं? पावर की वैल्यू को पुट करके m डॉट की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हाट इज W net? इट इज इक्वल्स टू WT माइनस WC. सो देखिए, W डॉट मत लगाओ आप, WT माइनस WC इज इक्वल्स टू W net. व्हाट इज WT? WT इज इक्वल्स टू CP T3 माइनस T4. सो इट इज T3 माइनस T4. मतलब हमें T3 की वैल्यू पता है, T4 की वैल्यू नहीं मालूम. क्लियर है? नाउ कम टू द WC. WC इज इक्वल्स टू CP T2 माइनस T1. T1 की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू नहीं पता. मतलब हमारे पास दो अननोन्स है, तो दो अननोन्स के लिए दो इक्वेशन चाहिए. तो T1 T2 का रिलेशन, T3 और T4 का रिलेशन है आपके आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का. तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हो? उसकी हेल्प से हम हमारे T4 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, T2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंपल है. देखो, T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? P2 divided by P1 raised to power gamma minus 1 divided by gamma, and P2 by P1 is equals to pressure ratio. So this value will be equals to 4 raised to power 1.4. So it is equals to 1.4 minus 1 divided by 1.4. तो यहां से आप क्या कीजिए? यहां से आप T2 की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए. So this T2 will be equals to T1 multiply with 4. 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4, इसकी वैल्यू होती है आपको 0.2857. इफ यू सोल्व दिस वैल्यू, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.2857 लमसम. ठीक है, तो ये वैल्यू आप याद रखिए. बार बार 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.4 लिखने से अच्छा है ये वैल्यू याद ही कीजिए, 0.2857. तो जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे T1 की, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द T1? T1 is equals to 300, so it is equals to 300. अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो, then you will get the value of the T2. The value of the T2 is 445.789 Kelvin. So 445.789 Kelvin. So this is the value of the T2. हमारे पास T2 की वैल्यू आ चुकी है. अब आप यहां से क्या कर सकते हो? यहां से ही आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? T4 की. So देखिए, T3 divided by T4 is equals to
P3 डिवाइड बाय P4 रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा, एंड दिस P3 डिवाइड बाय P4, P3 ज़्यादा है, ठीक है, P3 डिवाइड बाय P4 इज द प्रेशर रेशियो विल बी मोर देन 1, सो इट इज इक्वल्स टू Rp रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए हमारे T4 की, और किसकी वैल्यू हमारे पास है? हमारे पास T3 की वैल्यू पास है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द T4। तो यहां जाओ, दिस T4 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? T3 डिवाइड बाय Rp रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय गामा। सो व्हाट इज T3? T3 इज इक्वल्स टू 1273 डिवाइड बाय Rp इज 4 raised to power 0.2857, and this value will be equals to T4. So T4 will be equals to 856.682 Kelvin, 0.682 Kelvin. ओके, तो अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। इन सभी वैल्यूज को आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए W नेट वाले में, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द m डॉट। आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? m डॉट की वैल्यू मिलने वाली है। देखो, व्हाट इज द पावर इज द 100 किलोवाट, तो 100 इंटू 1000 इक्वल्स टू m डॉट मल्टीप्लाई विथ Cp दोनों में कॉमन है, Cp दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो। Cp की वैल्यू क्या है? 1 किलो जूल, सो इट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1000। अब देखो T3 माइनस T4, सो व्हाट इज द T3? T3 इज 1273 माइनस T4 856.682 minus of T2 minus T1. What is T2? 445.789 minus T1 is 300 Kelvin। तो इसको ब्रैकेट में बंद करो और इस पूरे को सोल्व करो, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू विल गेट योर आंसर ऑफ द मास फ्लो रेट इन kg पर सेकेंड। किस में आएगा ये? kg पर सेकेंड में आएगा। और अगर हम इसके आंसर की बात करें, देन दिस आंसर विल बी 36.963 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 kg पर सेकेंड। तो ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लीजिएगा कि यही कैलकुलेशन है या नहीं है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो पहले गिवन डाटा लिखिए अच्छे से, और उसके बाद क्वेश्चन को क्या कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। ध्यान रखिएगा यूनिट्स की गलती हो सकती है, तो यूनिट्स को ज्यादा फोकस कीजिएगा, कैलकुलेशन में कभी भी गलती नहीं होती है। तो इस क्लास को मैं यहीं पर होल्ड करता हूं, हम मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।